क्या ताकतवर मुल्क खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं और क्या परमाणु सिर्फ कुछ देशों के लिए जायज़ है? यही सवाल कभी पाकिस्तान के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान यानी AQ खान ने उठाया था। और जब उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की दोहरी नीति पर खुलकर हमला किया था, AQ खान वही शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं परमाणु ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि हम घास खा लेंगे मगर अपना परमाणु बम ज़रूर बनाएंगे, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए AQ खान को सामने लाया गया था। यूरोप की परमाणु कंपनी में काम करते हुए उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट तकनीक सीखी और फिर पाकिस्तान लौटकर कहूटा लैब स्थापित की, जहां से पाकिस्तान का परमाणु सफ़र शुरू हुआ। 1998 में जब भारत ने फिर परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रेगिस्तान में अपने सफल परीक्षण किए और दुनिया को चौंका दिया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। AQ खान पर आरोप लगा कि उन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को भी परमाणु तकनीक पहुंचाई है। कहा यह जाता है कि 1980 और 1990 के दशक में ईरान को हज़ारों सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स और डिज़ाइन दिए गए, जिससे तेहरान का कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ा। उस दौर में इजराइल पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के कहूटा प्लांट पर हमला करने की एक योजना तैयार कर ली थी, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकी। बाद में पूर्व मोसाद प्रमुख शबाती शवीत ने अफसोस जताया था कि अगर उन्हें मालूम पड़ जाता कि AQ खान की असली योजना ये है तो वे उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर देते। 2004 में AQ खान ने टीवी पर आकर माना कि उन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को तकनीक दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने सब कुछ अकेले किया है और पाकिस्तान सरकार इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। उन्हें माफ़ी भी दे दी गई थी। AQ खान का मानना था कि अगर इराक और लीबिया के पास परमाणु हथियार होते तो उन्हें तबाह नहीं किया जाता। उनका कहना था कि दुनिया सिर्फ कमज़ोर देशों पर हमला करती है और ताकतवरों पर नहीं। आज जब अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के नाम पर जंग की बात कर रहे हैं, तब AQ खान की पुरानी बातें फिर चर्चा में हैं। सवाल वही है, अगर कुछ देशों के पास बम है तो सुरक्षा, और अगर दूसरों मुल्कों के पास नहीं तो अगर वो बनाना चाहते हो तो उससे ख़तरा है। यही दोहरा मापदंड आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। इजराइल के हवाई हमले में लेबनानी पत्रकार अमाल खलील की मौत हो गई है, जबकि दूसरी पत्रकार ज़ैनब फ़रज इस पर घायल बताई गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दक्षिणी लेबनान के अल तायरी इलाके में पहले हुए हमलों की कवरेज कर रही थी, तभी एक इजरायली हमला उनके सामने खड़ी कार पर हुआ। जान बचाने के लिए दोनों के पास एक घर में वे छिप गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद में दूसरा हमला उसी घर पर कर दिया गया। इस हमले में ज़ैनब फ़राज इसमें घायल हो गई और उनके सिर में चोट आई, जबकि अमल खलील वहीं अंदर फंस गए। जब बचाव दल उन्हें निकालने पहुंचा तो बताया ये गया कि एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की गई और स्टैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिससे राहत कार्य रुक गया। घंटों के बाद जब टीम दोबारा पहुंची तो अमल खलील वहां पर मृत पाई गई। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलेम ने इस हमले को खुला युद्ध अपराध बताया है और कहा है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक ले जाया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी कड़ी इसकी निंदा की है और कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एक ही जगह पर बार बार हमला, पत्रकारों की छिपने की जगह को निशाना बनाना और मेडिकल मदद रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर एक उल्लंघन है। आपको बता दें कि सीज़फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में अभी भी लगातार जारी हैं। बुधवार को कुल 7 लोग इसमें मारे गए हैं, जो संघर्ष विराम के बाद अब तक सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी हालिया उल्लंघनों के बाद इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में कम से कम 262 पत्रकार मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान में भी 22 मीडिया कर्मियों की जानें इसमें जा चुकी हैं। सवाल अब यह है कि अगर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं तो फिर जंग के मैदान में सच कौन दिखलाएगा? क्या जंग के साए में भी ईरान की फुटबॉल टीम अमेरिका जाएगी? क्या मैदान में गोल
की गूंज होगी या सियासत का शोर भारी पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी तमाम सरकारी संस्थाएं 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की भागीदारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि खेल मंत्रालय और तमाम संबंधित विभागों ने टीम की सफल मौजूदगी के लिए ज़रूरी इंतज़ाम पूरे कर लिए हैं। दूसरी तरफ गियानी इन्फेंटिनो ने भी कहा है कि ईरान ने क्वालिफाई तो किया है, खिलाड़ी खेलना चाहते हैं और खेल को सियासत से अलग रहना चाहिए। याद रहे कि ईरान की टीम अपने ग्रुप मुकाबले में लॉस एंजलिस और सेटल में मैच खेलेगी, जबकि टीम का बेस कैंप टक्सन रखा गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में कहा था कि ईरानी टीम का स्वागत होगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए थे। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने टूर्नामेंट के बहिष्कार का इशारा किया था और अपने मैच अमेरिका से हटाकर मैक्सिको में कराने की मांग भी की थी, लेकिन फीफा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अब अप्रैल में लागू नाजुक सीज़फायर और इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद माहौल थोड़ा बदला है, लेकिन तनाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि क्या जून में ईरान की टीम अमेरिका पहुंचकर सिर्फ फुटबॉल खेलेगी या फिर मैदान के बाहर भी बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप सिर्फ खेल नहीं बल्कि दुनिया की ताकतों के बीच एक इम्तहान भी बन चुका है। क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब जंग का अगला मोर्चा बनने जा रहा है? क्या सीज़फायर के ऐलान के कुछ घंटों के बाद ही ईरान ने दुनिया को नया संदेश दे दिया है? इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में 2 विदेशी कारोबारी जहाज़ों को कब्जे में लेकर अपने तटीय इलाके की तरफ उनका रुख करने का दावा किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि इन जहाज़ों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है और बिना तालमेल इस रणनीतिक जलमार्ग में दाखिल हुए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटों पहले ही तेहरान के साथ सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान किया था। इससे पहले बुधवार को ओमान के पास एक कंटेनर जहाज़ पर ईरानी गनबोट द्वारा फायरिंग की खबर भी सामने आई थी। ब्रिटिश समुद्री निगरानी एजेंसी UKMTO के मुताबिक जहाज़ के कैप्टन ने बताया कि पहले IRGC की नाव के पास में आई और फिर गोलियां चलाई गईं, जिससे जहाज़ के ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें कोई जानमाल की कोई खबर नहीं है, ना कि कोई नुकसान हुआ है और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से करीब 5वां हिस्सा वैश्विक तेल सप्लाई गुजरता है। इसलिए यहां का तनाव मतलब पूरी दुनिया के बाज़ारों में हलचल है। तेहरान से रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर कंट्रोल, परमिशन और संभावित ट्रांजिट फीस जैसे विकल्पों पर भी बात कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर ओमान सागर में उसके एक कारोबारी जहाज़ को पकड़ने और नेविगेशन सिस्टम ख़राब करने का आरोप लगाया है और उसे खुली समुद्री डकैती बताया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील पर अमेरिका ने अपना हमला टाल दिया था ताकि ईरान अपनी एकजुट पेशकश दे सके, लेकिन अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी और सेना इसमें तैयार